Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhiani, your English educator. इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश फॉर्म नंबर 5 साउंड के ग्रामर सेक्शन की। इस पोम का ऑलरेडी डिटेल एक्सप्लेनेशन पलक मैम आपको दे चुकी हैं, क्वेश्चन आंसर भी बता चुकी हूँ भाई, तो डोंट यू गाइस वरी इफ यू हैव मिस समथिंग कि मैम कुछ मिस तो नहीं हो गया। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास 9th फुल प्लेलिस्ट लिंक मिलेगी। प्लेलिस्ट मतलब क्या होता है कि आपका जो एक पूरा क्लास है उसके सभी वीडियो सीक्वेंसली अरेंज मिल सकते हैं, तो वहाँ पे जाके बढ़िया से वीडियो को देखो एंड आ जाओ ग्रामर सेक्शन जो कि आपकी बुक्स में दिया गया है। अब ग्रामर हमें पता है कितनी ही इंपॉर्टेंट होती है भाई, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो पूरे सेशन में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरह से आप ग्रामर में एक्सेल कर सकते हैं। तो बिल्कुल एंड तक अपने को बने रहना है वीडियो के, ताकि सारे डाउट्स जो है एकदम ही क्लियर हो जाए। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन, आ जाओ। एंड मैं कुछ क्वेश्चंस बीच में पूछूंगी ताकि मैं देखती रहूं जगह तो हो ना, सो तो नहीं गए, तो अच्छे से कमेंट सेक्शन में ना आंसर बताते जाना, तो ये टू वे इंटरेक्शन हो, ताकि मैं आंसर आके जब चेक करूं तो मुझे पता पड़े कि कहाँ गलतियां करते हो तुम लोग। ठीक है, बिल्कुल। चलो, बुक्स पता है सबको, पैनोरामा पार्ट 1 है। अब इसमें जब अपन ने क्वेश्चन आंसर और कॉम्पोजिशन खत्म किया था पिछले वीडियो में, तो आगे आता है वर्ड स्टडी। वर्ड स्टडी में स्पेलिंग होगा, डिक्टेशन होगा, वर्ड मीनिंग होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनकी हम बात करते हैं। देखो, इंग्लिश में हर चीज़ होती है ना स्टेप बाय स्टेप, सुना है वर्ड, है ना। छलांग नहीं मार सकते तुम, है ना, मारना भी नहीं, बोलो मैम मार तो सकते हैं लेकिन वैसे ही गिरोगे नीचे। तो स्टेप बाय स्टेप जब जाओगे ना तो आपका बेस स्ट्रांग होगा। कहना क्या चाहती है मैम कि बेटा स्पेलिंग्स हो गए, वर्ड मीनिंग्स हो गए, ये बेस है। अब ये बेस तुम कैसे बनाओगे? क्यों स्कूल वाले तुमको 12वीं क्लास तक, 12th क्लास तक इंग्लिश पढ़ाते हैं, सो दैट यू विल बिल्ड इट अप स्लोली स्लोली। ऐसा नहीं है लर्न इंग्लिश इन 30 डेज, भाई वो बहुत ही क्विक काम होता है जो कि आपका बेस अच्छे से नहीं बना सकता। तो तभी मैं कहती हूँ इन चीज़ों पे फोकस किया करो। ये छोटी छोटी चीज़ों से आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपकी इंग्लिश इतनी बेहतरीन इंप्रूव हो जाएगी कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर मेकिंग अ सेंटेंस आप गलतियाँ उसमें कम करोगे। ठीक, चलो। सो पहली एक्टिविटी क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको लाइनें पढ़नी है, अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है कि इस लाइन में कौन सा वर्ड बिल्कुल करेक्ट बैठेगा सही टेंस के साथ, है ना। तो चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब की पास्ट टेंस आ रहा है, प्रेजेंट टेंस आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है, वो समझते हुए आपको सेंटेंस को भरना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सो कुछ वर्ड्स हैं, क्लियरली दिख रहा है। शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। एंड अगेन एक चीज मैं और कहूंगी कि मैं हमेशा कहती हूँ कॉपी पेस्ट करने के लिए तो इंटरनेट में और भी तुमको वेबसाइट मिल जाएंगी। यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स में हम क्या है, तुम्हारा बेटा बेस स्ट्रॉन्ग करवाते हैं। बेस स्ट्रॉन्ग कैसे? अब इसमें तुम वीडियो को पॉज करके पेंसिल लेके आंसर खुद से लिखना। खुद से लिखना इसलिए कहती हूँ ताकि तुम डेवलप करो, तुम्हारी थिंकिंग कहाँ तक जाती है। उसके बाद आंसर चेक करो कि कितनी गलतियां कर रहे हो तुम। अगर बहुत गलतियां है मतलब वर्ब्स को अपने को अच्छे से पढ़ना है, तो टाइम उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो। चलो भाई, नंबर 1, व्हेन आई लेफ्ट होम इट वॉज डैश। जब मैंने घर छोड़ा या जब मैं घर से निकली, इट वॉज रेनिंग। वर्ड हमने क्या यूज किया? रेन। इट वॉज कैसी बात आई है? ये कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, तो इट वॉज रेनिंग, तो रेन वर्ड हमने यूज कर लिया है। नंबर 2, आई हैड नाइदर अ रेन कोट नॉर एन अम्ब्रेला। नाइदर और नॉर कब यूज करते हैं? जब हमारे पास दोनों ही चीजें ना हो, ना तो मेरे पास रेन कोट था ना ही मेरे पास अम्ब्रेला था। सो आई वॉज डैश फ्रॉम हेड टू फुट। अब बेसिक सी बात है, क्या हो जाएगा? किसकी बात कर रहे होंगे? बारिश की, भीगने की। सो आई वॉज ड्रेंच्ड फ्रॉम हेड टू फुट। अब ड्रेंच्ड वर्ड आ जाना चाहिए सबको, क्यों? क्योंकि पलक मैम ने पोम में ये वर्ड यूज किया गया है, जो आपकी पोम है साउंड, उसमें ड्रेंच्ड वर्ड का क्लियर इस्तेमाल है, जिसका मैंने आपको मतलब बता दिया था, वॉश्ड या बेस्ड, है ना, या भीग जाना। ड्रेंच्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज में भीग जाना, तो यानी बारिश में भीग गए, यानी यू वर ड्रेंच्ड, सर से लेके पैर तक। ओके, तब नहीं नोट किया हो तो आज कर लेंगे। चलो आगे आओ। नंबर 3, इफ विंटर कम्स कैन डैश बी फार बिहाइंड। अगर सर्दी आ जाती है सो कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। फिर तो स्प्रिंग का मौसम दूर है, यानी कहाँ ही दूर है, ऐसा। ठीक है, चलो। Number 4, he went to the dash to collect some firewood. He went to the woods to collect some firewood. Number 5, the criminal was dash to dash, यानी hacked to death. Number 6, the headmaster praised him for his courage. Praised him यानी किसी की सराहना करना, तारीफ करना उसकी. Number 7, he perhaps sensed that I was not telling him the whole story. सेंस करना यानी किसी चीज का अनुमान लगा लेना, तो उसने अनुमान लगा लिया कि मैं जो है उसे पूरी कहानी नहीं बता रही हूं, यानी मैं कुछ छुपा रही हूं।
नंबर 8, द मदर वॉज मोर्निंग ऑन अ लॉट अबाउट द लॉस ऑफ हर चाइल्ड। मोर्निंग का बेटा मतलब होता है मोर्न करना, किसी को कोई दुखी समाचार यूजुअली होता है तो उस पर आवाज़ें जो निकालते हैं हम दर्द के मारे, है ना, सफरिंग के मारे, उसे मोर्न कहते हैं। बेसिकली टाइप ऑफ रोने की आवाज़ होती है, काइंड ऑफ, है ना, दर्द में, पीड़ा में। चलिए इसके बाद हम आते हैं करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये एक्टिविटी मैं प्लीज तुमको रिक्वेस्ट करूंगी सोलली खुद ही करना। स्पेलिंग्स किसी भी चीज का बेस बनाते हैं, तो ये स्पेलिंग्स और तुम्हारे भाई लेसन में से ही ली है, साउंड में जो पोम है हमारी, तो वो पोम हम पढ़ चुके हैं। ट्राई टू डू दिस ऑन योर ओन एंड देन आई विल टेल यू द करेक्ट स्पेलिंग। तो आज एटलीस्ट इतना अपन 7 स्पेलिंग तो यहाँ से याद करके जाएंगे। चलिए नंबर 1 वर्ड जो मेरे को देख के समझ आ रहा है रेमिनिस, क्योंकि पोम में ये वर्ड यूज किया गया है। रेमिनिस का करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे सी मिसिंग है, इट विल बी REMINISCE, रेमिनिस। इसका बेसिकली मतलब होता है याद करना, यानी पुरानी यादें याद करना, या फिर रिमेंबर, किसी पुरानी मेमोरी नॉस्टैल्जिया को यानी रिमेंबर करना, ठीक है, दिस इज रेमिनिस। नंबर 2 ऑटम, ऑटम यानी पतझड़ जिसे हम कहते हैं। अब इंग्लिश की बात ये है, ये हमारी हिंदी जैसी नहीं है, हिंदी में जैसा बोलो वैसा लगते हैं, लेकिन इंग्लिश में कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं। अब ऑटम पढ़ोगे तो सही लग रहा है, लेकिन इसमें एक वर्ड मिसिंग है, आखिरी में एन आएगा। ऑटम न नहीं कहोगे इसे, ऑटम न ये नहीं कहते, ऑटम ही कहते हैं, लेकिन लास्ट में एन आता है, पतझड़ का मौसम। नंबर 3, क्योंकि हमने पोम पढ़ी है, हमें पता है वर्ड क्या है, एग्नी है। एग्नी का मतलब होता है दुख, दर्द, पीड़ा, AGONY। एगोनी नहीं कहोगे, एग्नी कहोगे, एग्नी, ठीक है, यानी पेन या सफरिंग को हम एग्नी कहते हैं, किसी की पेन या फिर सफरिंग। ओके, बिल्कुल क्लियर है। चलो नंबर 4 इज चोक्ड, चोक्ड टू डेथ जिसे हम कहते हैं, तो चोक में सी नहीं आएगा, है ना, एक वर्ड एक्स्ट्रा है, CHOKED, चोक्ड। चोक्ड बेसिकली फंस जाना होता है जिसे हम कहते हैं, चोक टू डेथ। नंबर 5 स्ट्रोक्स है, स्टॉक्स है, सॉरी स्ट्रोक्स नहीं है, स्टॉक्स है, STOCK, ठीक, आर नहीं आएगा। नंबर 6 ब्लॉसम, ब्लॉसम में डबल, ब्लॉसम में अगर ब्लॉसम होगा तो BLOSSOM, अगर ब्लूम होगा तो BLOOMS। तो हम अंदाजन लगा सकते हैं, क्योंकि आई थिंक अपनी पोम में ब्लूम्स था, है ना, ब्लूम्स था, आई थिंक ब्लॉसम था, दोनों में से जो भी था, दोनों की करेक्ट स्पेलिंग मैंने बता दी है। नंबर लास्ट 7 इज फॉरलोन, फॉरलोन FORLON है। फॉरलोन का बेसिकली मतलब होता है अनाथ जिसे हम कहते हैं, फॉरलोन, या खाली जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल जिसका कोई ना हो, ठीक है, फॉरलोन। चलिए क्लियर है बिल्कुल स्पेलिंग्स। चलिए आगे आते हैं भाई। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अगेन बचपन में एक एक्टिविटी करते थे जिसे हम कहते थे मेक सेंटेंसेस। मेक सेंटेंसेस यानी तुम्हें कोई लेटर दे दिया है, कोई शब्द दे दिया है, लेटर तो नहीं शब्द दे दिया है, उसको किसी वाक्य में यूज करना है। अब यहाँ वाक्य मैंने तो लिखे हैं, लेकिन आप जरूर खुद से वाक्य बनाएं। नंबर 1 ग्रोन, याद कीजिए कविता में एक वर्ड था मोन एंड ग्रोन करके, इसका मतलब है दुख में जो है आवाजें निकालना, जब पीड़ा होती है तो दर्द से आवाज निकलती है ना, तो वैसे ही ग्रोन है वर्ड। ही वॉज ग्रोनिंग इन पेन। अब वन थिंग, सेंटेंस में आप वर्ब का फॉर्म चेंज कर सकते हो, ग्रोन था हमने ग्रोनिंग कर दिया, यानी दर्द में वो बहुत ज्यादा ग्रोन कर रहा था, आवाजें निकाल रहा था। नंबर 2 लॉग, लॉग इज बेसिकली लकड़ी का टुकड़ा। So the log of wood was cut in 2 pieces. लकड़ी के टुकड़े को 2 हिस्सों में काट दिया गया था। 3 rain, it rained heavily today. Number 4 sense, a motion detector can sense movement. एक motion detector जो है movement को sense कर सकता है, पता लगा सकता है। Number 5 confine, I was confined in my room for the whole day. Confine यानी एक ही जगह रहना, confined in my room. Number 6 script, The script was simple and lucid. Script जो है बिल्कुल सिंपल थी, lucid यानी बिल्कुल क्लियर, एकदम क्लियर और डायरेक्ट और छोटी, क्विक। ओके, क्लियर है बिल्कुल। आई थिंक अपने सेंटेंसेस में डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं थे। चलिए आगे आते हैं। नाउ यहाँ पे एक छोटी डिफरेंट एक्टिविटी है, आपको यूजेज करना है बेटा सफिक्स का। सफिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, सफिक्स ऐसे लेटर्स होते हैं जो किसी वर्ड के आखिर में लगते हैं, जो किसी वर्ड के आखिर में लगते हैं। जैसे LY अगर एक सफिक्स है तो मैं इसको किसी वर्ड में लगाऊं, MAN मैन, तो मैंने अगर सफिक्स लगाया तो ये क्या हो जाएगा, मैनली। ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, हार्ट हार्टीली। तो सफिक्स यानी जो शब्द के बाद में लगते हैं, ठीक है।
सो सिमिलरली आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, नाउन यानी संज्ञा, एडजेक्टिव और एडवर्ब। सो आपको सफिक्स लगा के करेक्ट फॉर्म बनाना है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है, कुछ फॉर्म्स में कुछ कुछ आंसर्स नहीं भी आएंगे। जैसे नंबर 1 इज मैन, तो इसका एडजेक्टिव होगा मैनली। नंबर 2 इज हार्ट, हार्ट का एडजेक्टिव कुछ नहीं होगा, हार्ट एडवर्ब बनता है, जैसे हार्टीली। ठीक है। नेक्स्ट इज सिंपल, सिंपल नाउन नहीं होता है, एक एडजेक्टिव होता है, इसका एडवर्ब बनेगा सिंपली। जैसे मैं कह सकती हूँ ड्राइविंग। बेटा ड्राइविंग क्या है? वर्ब है, क्रिया है, ड्राइव करना। मैंने लिखा सिंपली ड्राइविंग, तो सिंपली क्या हो गया? एक एडवर्ब हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलो, कॉस्ट का क्या हो जाएगा? कॉस्टली, महंगा। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब कुछ नहीं होगा। डे, डेली, जिसे हम कहते हैं ना डेली एक्टिविटीज। नंबर 6 फ्रेंड, फ्रेंडली। होम, होमली। ऑर्डर, ऑर्डरली। फोर्टनाइट, फोर्टनाइटली। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए भाई, तो ये आखिरी के जो 2 वर्ड्स हैं 10th एंड 11th, ये हैं आपके लिए होमवर्क। होमवर्क बेसिकली आपको कहाँ करना है पलक मैम? होमवर्क कैसे चेक करेंगी? तो बेटा अपना होमवर्क होता है, सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, मेरे कमेंट सेक्शन। नीचे आप देखोगे कमेंट्स करके एक सेक्शन होगा, सिंपल सा काम है, इससे आसान काम कुछ होगा ही नहीं है ना, इतना अच्छा सा होमवर्क। HW लिखना है, विच स्टैंड्स फॉर होमवर्क, डैश लगा देना है और सिर्फ अपना उत्तर लिखना है। मंथ का क्या होगा? ठीक है, सफिक्स लगाओगे तो हेवन का क्या होगा? ठीक है, आपको सिर्फ जो है दोनों आंसर लिख के एंड करके लगा के आंसर बता देना है मुझे, मैं वहीं पे आके आंसर चेक करूंगी। इतना इजी होमवर्क होने लगे तो बच्चे तो एक्सेल करेंगे। ठीक है, फटाफट से करना, बहुत सिंपल सी चीजें लगती हैं लेकिन एग्जाम में यही आती हैं और गलत करते हो। ओके, आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू टेल मी दी होमवर्क इन द कमेंट सेक्शन। चलो भाई, बढ़िया, आगे आते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अब आपको जो है अगेन सेम काम करना है जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। कुछ वर्ड्स दिए हैं ब्रैकेट में, आपको सही से सेंटेंस को समझना है और करेक्ट वर्ड उसमें यूज करना है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, द ट्री वाज हैक्ड डाउन। क्लियरली पोम में वर्ड है। यहाँ पे हैक का मतलब हमें पता है वो इंटरनेट वाला हैक नहीं है कि किसी ने अकाउंट हैक किया। यहाँ पे हैक का मतलब है बेरहमी से काट देना, यानी कट करना, either to cut it or to chop it, है ना, mercilessly. That is basically hacked over here. Number 2, the soldier was dash in a cell, confined in a cell. ये कौन से सेल की बात है? जेल में जो रूम होते हैं ना, कमरे होते हैं, उनको सेल कहा जाता है। ठीक है, तो confined in a cell यानी एक जेल के सेल में वो बंद था। Number 3, the stump is broken. जो स्टम्प्स होते हैं वो broken है। क्रिकेट वगैरह खेलते हो कि नहीं, तो स्टम्प होता है वो टूटा हुआ है। नंबर 4, द ड्रेन्स आर चोक्ड। चोक्ड मैंने हमेशा बताया कोई चीज जो फंस जाए, तो जैसे अपनी ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, पाइपलाइन होता है, तो वो चोक हो जाता है। कभी कभार आप ऐसे कुछ उसमें चीजें चली जाती हैं कि वो चोक हो जाता है। ओके, चलो। नंबर 5, द विंड इज ब्लोइंग। वेरी बेसिक है, अब ये मत लिख देना द विंड इज ब्लो। कहाँ गलती करते हो मैं बताती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, द विंड इज ब्लो लिख देंगे। अरे विंड इज ब्लो क्या होता है? विंड ब्लो है, विंड इज ब्लोइंग, इज आएगा तो ब्लोइंग आएगा। अगर मान लो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर इज नहीं आया होता यहाँ पे तो मैं पता है क्या लिखती? ब्लोइंग नहीं लिखती, तो मैं लिखती ब्लोज। द विंड ब्लोज, हवा चलती है, लेकिन इन्होंने इज यूज कर दिया तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? ब्लोइंग, हवा चल रही है। ठीक है, बह रही है, I mean, चल रही है जो भी। ठीक है। नंबर 6, फ्लावर्स ब्लॉसम्स इन स्प्रिंग। फ्लावर्स जो है ब्लॉसम करते हैं स्प्रिंग में, ब्लॉसम्स नहीं, ब्लॉसम इन स्प्रिंग। नंबर 7, ही टॉस्ड द कॉइन। ऐसे सिक्का उछाल के टॉस्ट करते हैं ना। नंबर 8, द विंड वॉज ब्लोइंग। नंबर 9, द ओल्ड लेडी वॉज मोर्निंग फॉर हर लॉस। एंड नंबर 10, पीपल वर थरली ड्रेंच्ड इन द रेन। थरली यानी पूरी तरह से वो पानी में भीग चुके थे, बारिश में भीग चुके थे। चलो, बहुत ही बढ़िया। आते हैं हम आगे एक बहुत ही और मजेदार एक्टिविटी पे जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अलग से ग्रामर सेक्शन के वीडियोस हम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कुछ कुछ ग्रामर के सेक्शन जो आपको पूछ लिए जाते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। भाई एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में फर्क ये आता है, एक्टिव एंड पैसिव। भाई एक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है, पैसिव में
वो बदल जाता है और ऑब्जेक्ट हमारा कहीं ना कहीं सब्जेक्ट बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा अगर तुम लोग को टेक्निकलिटीज पे दिमाग नहीं लगाना है तो मैं बहुत ही आसान सी ट्रिक बताती हूँ जिससे तुम सारे क्वेश्चन सही कर लोगे। ठीक है, जैसे आपको पैसिव वॉइस दिया है, टेनिस इज प्लेड बाय मी, ध्यान से सुनना, टेनिस इज प्लेड बाय मी। तो कौन है भाई यहाँ पे? टेनिस है, किससे खेला जा रहा है? मी से। तो बेटा जिसकी बात करी जाती है ना, जो लास्ट में आता है मी, उसको मैं पहले लगा दूंगी। यानी शुरुआत हम किससे कर लेंगे कि आई प्ले टेनिस। अब यहाँ पे रामू प्ले टेनिस कर दिया, ये दूसरा सेंटेंस है। इसका अगर मैं एक्टिव में चेंज करूं, आई प्ले टेनिस, ठीक है, आई प्ले टेनिस, रामू प्लेस टेनिस, टेनिस इज प्लेड बाय रामू, ये हो जाएगा इसका पैसिव। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? ओके, चलो बहुत ही बढ़िया। नंबर 1, द ट्री वॉज हैक्ड डाउन बाय मैन, पेड़ को किसके द्वारा गिराया था? मैन से। तो पहला शब्द कौन आ जाएगा? मैन आ जाएगा। मैन हैक्ड डाउन द ट्रीज, सिंपल टेक्निक है। नंबर 2, शी वॉज टीज्ड बाय द कजिन्स, किससे द्वारा टीज हुई थी? वो कजिन्स के द्वारा। तो पहला वर्ड कौन आ जाएगा यहाँ? कजिन्स। द कजिन्स टीज्ड हर, ठीक है, द कजिन्स टीज्ड हर। ओके, वॉज नहीं आएगा, द कजिन्स टीज्ड हर। क्लियर है? चलो, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री वर बीइंग टॉस्ड बाय द विंड, जो पेड़ की ब्रांचेस थी वो किससे टॉस की जा रही थी? विंड द्वारा। सो द विंड टॉस्ड द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, टॉस यानी हिला देना किसी चीज को, है ना, इधर उधर गिरा देना। नंबर 4, ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय द ट्रीज, सो द ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन। यूजुअली आपने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया होगा भाई कि जो लास्ट वाला हमारा बन रहा है ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट बन जाएगा एक्टिव में। नंबर 5, द कार इज बीन ड्रिवन बाय द ड्राइवर, तो पहले कौन आएगा? द ड्राइवर इज ड्राइविंग द कार। अ ट्री इन द वुड्स इज हैग्ड, सो अ ट्री इज हैग्ड इन द वुड्स। नंबर 7, द हाउस वॉज बिल्ट इन 1995, इन 1995 द हाउस वॉज बिल्ट। चलिए आगे आते हैं। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। The poet asked the reader, what do the halves whisper to each other? The poet asked the reader what the halves whisper to each other. तो क्लियरली समझ आ रहा होगा यहाँ पे। एक चीज और बता दूं, एक्टिव एंड पैसिव में छोटी सी बात बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग सेम रहेगा। तुम गलती से भी सेंटेंस का अर्थ मत बदल देना। मीनिंग सेम है, कहने का तरीका अलग है। मैंने क्या कहा? बात वही है, कहने का तरीका अलग है। चाहे तुम एक्टिव में कहो, पैसिव में कहो, बात वही कह रहे हो। सम स्टूडेंट्स दे यूजुअली चेंज द सेंटेंसेस, नेवर डू दैट, ठीक है, मतलब ही मत बदल देना बात का। ओके, चलो बात का बतंगड़ नहीं बना देना। आते हैं आगे, आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी जो कि है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि पहले सेंटेंस में हमने बेटा इन्वर्टेड कॉमा यूज किए हैं। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब कि उस इंसान ने सेम शब्द, सेम अक्षर बोले होंगे, डिट्टो वही बोला होगा। सो दिस इज, यानी ये उसके कैसे शब्द हैं? डायरेक्ट शब्द हैं। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे इन शब्दों को? डायरेक्ट स्पीच। ऐसी बोली हुई बात को कहेंगे डायरेक्ट स्पीच, जिसमें क्या आता है? इन्वर्टेड कॉमास। अब यहाँ पे सेम बात कही गई है लेकिन इनडायरेक्टली। द पोएट आस्क्ड द रीडर व्हाट द हाफ्स विस्पर टू ईच अदर। तो बात तो वही है मैम, लेकिन ये कैसी है? इनडायरेक्ट स्पीच। मीनिंग इसमें भी सेम रहेगा, बस बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। ओके, चलिए, here in the first sentence the part of the sentence in inverted commas has been expressed, it is told by the speaker. This is example of direct speech कह सकते हो या direct narration कह सकते हो। Second sentence is an example of direct narration of the same sentence mentioned above. So similarly आपको भी change करना है direct को indirect में। Number 1, the teacher says to the students the earth is round. एक चीज हमेशा हम याद रखेंगे, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो, बात मेरी समझना, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फैक्ट हो, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं करोगे, एज इट इज लिखोगे। जैसा डायरेक्ट में था वैसा इनडायरेक्ट में लिखोगे। जैसे यहाँ हमने क्या किया है, द टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स, कॉमा हटा के यूजुअली कौन सा शब्द अपन यूज करते हैं? दैट। ये एक ट्रिक अपन साथ में रखेंगे। व्हेनेवर वी आर रिमूविंग अ कॉमा फ्रॉम द डायरेक्ट नरेशन, उसमें हम क्या करेंगे? दैट लगा देंगे, ठीक है। दैट हमारा बहुत ही प्यारा वर्ड है जो है यूज करेंगे। द अर्थ इज राउंड, मैंने अर्थ वॉज राउंड नहीं कर दिया क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है,
ठीक है, चलो नंबर 2, शी सेड टू मी आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ. सो शी टोल्ड मी दैट शी वॉज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट. यू सेड टू मुस्कान व्हाट आर यू रीडिंग, तुमने मुस्कान से कहा तुम क्या पढ़ रही हो. सो यू आस्क्ड मुस्कान, बहुत ही बेसिक सी बात है, तुम्हारे डायरेक्ट स्पीच में क्या है, एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन मतलब होता है आस्क, तो यहाँ पे से की जगह आप क्या कर दोगे, सेड की जगह आस्क्ड कर दोगे. यू आस्क्ड मुस्कान एज टू व्हाट, यू की जगह क्या आ जाएगा, शी वॉज रीडिंग, आर क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में बदल जाएगा. द मास्टर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट. ये बोलो मैम, ये वर्ड हम कैसे चेंज करते हैं यहाँ पे, हैं ये वाले वर्ड्स कैसे हम चेंज करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो इंसान क्या कह रहा है. अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो आस्क्ड हो जाएगा, अगर कुछ ऑर्डर दे रहा है, कुछ बोल रहा है कि ये कर दो, तो ऑर्डर हो जाएगा. अगर रिक्वेस्ट है, प्लीज बोल रहा है, तो क्या होगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा. सो द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. नंबर 5, he said to you what a beautiful flower this is. He exclaimed you, exclaimed क्योंकि यहाँ आया exclamation mark, इसमें आदि बोधक चिन्ह, बहुत ही ज्यादा खुशी. So he exclaimed you about how beautiful the flower was. is है तो क्या हो जाएगा, was हो जाएगा. Okay? I hope it is clear. चलो भाई, इसी के साथ हम फिनिश करते हैं हमारा ग्रामर सेक्शन. डोंट यू वरी, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनको हम अलग से एक पूरी सीरीज में भी समझेंगे ग्रामर के, लेकिन यहाँ पे जितनी डिटेल ज़रूरी थी उतने मैंने सभी आपको दी. होपफुली सब स्टूडेंट्स ने जो है अब तक कमेंट सेक्शन में होमवर्क अपना सबमिट कर दिया होगा. आपकी पलक मैम वहीं पे आके जो है चेक करेंगी. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड अपने जितने भी क्लास 9 के दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान जो है भाई बांटने से ही बढ़ता है. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर पोएम के MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. सी यू ऑल टिल देन, गुड बाय.